स्पेसिमेन पेपर 2 ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारा जो सिलेबस है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है और फिर हमारा जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे चेंज हो गए हैं। पहले हमारे पास टोटल थे 4 अब ये 3 हो गए हैं। तो 3 किस तरह से हुए हैं? पहले यू हैड योर एओज़ जो कि थे ये वाले, आपके पास पहले ये थे एओज़। अब क्या हुआ कि उन्होंने इन दोनों को उन्होंने मर्ज कर लिया है, मर्ज करके उन्होंने एक बना दिया है जिसको हम कहते हैं योर एओ नंबर 3। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली यू हैव योर एनालिसिस और आपकी जो इवैल्यूएशन उन दोनों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। सो यू हैव एओ नंबर 1 एंड देन यू हैव एओ नंबर 2 एंड देन यू हैव योर एओ नंबर 3। ठीक है? इसकी वजह से आपकी हल्की-सी चेकिंग आपकी थोड़ी-सी चेंज हुई है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आंसर हो आपके जो आंसर फॉर्मेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गए, बल्कि वो ऑब्सोलीट हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि सिर्फ इसका मतलब ये है कि भई यू जस्ट नीड टू अपग्रेड योर नॉलेज रिगार्डिंग योर एओज़, ताकि आप आराम से कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी मार्कर का हो, जितने भी उसमें जो भी कमांड वर्ड लिखा हो, आप उसको सही तरह से डील कर लें। तो उसको हम शुरू करते हैं। ये जो अटेम्प्टेड पेपर होगा इसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अगर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको ये भेज दूँगा। तो इसमें हमारे पास कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे इसका पेपर मौजूद है। उसको आई वुड से कि आप उसको अटेम्प्ट करें ज़रूर। और अभी जो हम कर रहे हैं वो अभी हम उसके ये पेपर को हम अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। मगर मैं चाहूँगा कि आप खुद भी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बेशक इस वीडियो को देखने के बाद अटेम्प्ट करें, मगर ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो नए 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो अब ये वाले आ गए हैं। तो पहले आपके पास जो एनालिसिस था ये था AO3 और आपके पास इवैल्यूएशन जो थी वो थी AO4, बट नाउ दे हैव एडेड देम बोथ टुगेदर और आपके पास ये अब दोनों इकट्ठे एक AO3 की शक्ल के अंदर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन सप्लाई चेन। इसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि भई अगर आपके पास एक मार्कर का क्वेश्चन हो और उसमें भी आपके पास यू हैव यानी आपने डिफाइन करनी है किसी चीज़ को, यानी कमांड वर्ड डिफाइन किया है, तो उसका मतलब है यू नीड टू, हमने इस चीज़ की बात की थी कि भई 1 फैक्ट प्लस 2 फैक्ट इज़ इक्वल टू डेफिनिशन। ये हमने अपनी सारी वीडियोज़ में हमने इसको बार-बार इस चीज़ को हमने देखा है। तो डेफिनिशन में हमेशा 2 सेपरेट पॉइंट्स या फिर 2 सेपरेट फैक्ट्स का होना लाज़मी है। इस केस में इस बच्चे ने जो उसने आंसर लिखा है वो लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ गुड्स। नाउ दिस इज़ इनवैलिड क्योंकि ओनली 1 फैक्ट इज़ मेंशन्ड। हेंस आपको 0.5 तो आपको मार्क्स मिलते नहीं है, तो डायरेक्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा आउट ऑफ 1। इसलिए 0 आउट ऑफ 1 मिल गया। एग्ज़ामिनर की आप कमेंट पढ़ लीजिए, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भई दिस आंसर लैक प्रिसिजन। प्रिसिजन कहते हैं कि आपका आंसर बहुत स्पेसिफिक हो, और फिर एक होता है प्रिसाइज़ और एक होता है कंसाइज़। कंसाइज़ हम कहते हैं कि वो लेंथ में, साइज़ में छोटा हो, जबकि प्रिसिजन हम कहते हैं कि वो बहुत एक्यूरेट हो, बहुत वो स्पेसिफाइड हो। तो स्पेसिफिसिटी कैसे अचीव होती है? उसके लिए यही होता है कि आप जितनी अ, यानी आपको कम से कम, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से ये पेन है, अगर मैं सिर्फ़ ये कहूँ कि भई ये पेन है, तो ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। तो इसको स्पेसिफ़ाई मैं कैसे करूँ? आई विल नीड टू ऐड इन एन एक्स्ट्रा डिटेल, ताकि मैं इस पेन को स्पेसिफ़ाई करूँ बजाय द थाउज़ेंड्स ऑफ पेन जो कि पूरी दुनिया के अंदर हैं। तो इसलिए यू नीड टू मेंशन 2 सेपरेट फैक्ट्स, ताकि आपकी डेफिनिशन मुकम्मल तौर पे बन जाए और वो कंसाइज़ भी हो और वो प्रिसाइज़ भी हो। तो यहाँ पे देखें, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सप्लाई चेन इज़ नॉट सिंपली द मूवमेंट, यानी मूवमेंट भी है ऑफ गुड्स, मगर सिंपली ये नहीं है, बल्कि बट इज़ अ नेटवर्क ऑफ बिज़नेसेस एंड और पीपल हू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द 1A2 ट्रेड नेम्ड इन फिगर 1.1। अब आपने फिगर 1.1 यूज़ करनी है। अगर आपने अपने आप से यहाँ पे कोई ठोक दी, तो वो ऑटोमैटिकली आपके यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्योंकि फिगर 1.1 में आपके पास ये सारी कुछ चीज़ें मेंशन है, तो उसने यहाँ पे चूज़ किया कम्युनिकेशन को, व्हिच इज़ करेक्ट। और यहाँ पे क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आइडेंटिफाई का था कीवर्ड और ये एक मार्क का था, सो यू जस्ट हैव टू स्टेट इट। नो नीड टू एक्सप्लेन या फिर टू गिव योर सेकंड फैक्ट या फिर पॉइंट। स्टेट 2 पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द सप्लाई चेन। अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें स्टेट है। आपने याद रख लें, जो हमारी आंसर फॉर्मेट की बुकलेट है, अगर आप में से किसी ने नहीं इसको डाउनलोड किया हो, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करके आपको ले लें, आप उसको देख लें। उसपे हमने ये चीज़ क्लियरली मेंशन की हुई है कि यू हैव 2 टाइप्स ऑफ 2 मार्कर्स। पहला जो मार्कर है वो है आपके पास एक्सप्लेन और डिस्क्राइब वाला। सो द फर्स्ट वन दैट यू हैव इज़ योर एक्सप्लेन और डिस्क्राइब वाला, ठीक है? जो दूसरा वाला है वो है बेसिकली योर स्टेट और आइडेंटिफाई वाला, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें हम एक एक फैक्ट या एक हम कोई पॉइंट बताते हैं, उसके साथ ही हम उसका अगला कोई पॉइंट या हम कोई और फैक्ट बता देते हैं। बहुत मुमकिन है कि ये दोनों फैक्ट्स मुकम्मल तौर पे इर्रेलेवेंट हो, एक एक दूसरे से अनकनेक्टेड हो, ये भी सही है, जिस तरह से इस केस के अंदर है।
कि ये दोनों पॉइंट्स को बहुत सेपरेट होना चाहिए, बहुत उसको यूनिक होना चाहिए। जबकि इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास हमने एक पॉइंट बताया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम या तो उसका कोई हम रीज़न बताएँगे, या हम उसकी कोई एग्ज़ाम्पल लिखेंगे, या हम उसकी कोई इम्पैक्ट लिखेंगे। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेन और स्टेट या डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई वाले कीवर्ड्स के अंदर। यहाँ पे क्योंकि स्टेट है तो उसने पहला पॉइंट स्टेट किया, दूसरा पॉइंट स्टेट किया, उसको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स कंप्लीट मिल गए। आगे चलते हैं। वही चीज़ है डिस्क्राइब, एक यानी इसका पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट इसका ये है, इसको 2 मार्क्स मिल गए। देयर आर 3 मार्कर। 3 मार्कर को आंसर करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। वो ये है कि भई हमने इसको अपने आंसर फॉर्मेट में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। यू हैव योर पॉइंट एंड देन यू हैव योर रीज़न। अच्छा, ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता जितना इसके एलिमेंट्स मैटर करते हैं। पहली बात, ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता, किसी भी तरीके से मैटर नहीं करता। सिवाय 8 मार्कर और 6 मार्कर के, उसमें भी इतना मैटर नहीं करता वैसे, मगर हाँ, मैटर नहीं करता इतना, उसमें भी मैटर नहीं करता। सो ये होना चाहिए आपका एक 3 मार्कर का फॉर्मेट। ये आपका एक सिंगल पॉइंट है। किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने का तरीका ये होता है कि आप उसका रीज़न बताएँ, फिर आप उसका कोई इम्पैक्ट बताएँ एंड दैट इज़ हाउ यू कंक्लूड अ पॉइंट। मगर इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि रीज़न के बजाय आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी आप लिख सकते हैं। ये मैं सारी चीज़ें क्यों फिर से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको ये यहाँ पे जो उसने आंसर लिखे हैं वो आपको समझ आ जाए। वरना आई वुड रिकमेंड कि आप अपने फ़ोन पे आंसर फॉर्मेट की जो बुकलेट है वो आप खोल लें और साथ-साथ आप उसको वेरीफ़ाई करते रहें। यहाँ पे देखिए उसने लिखा है कि यस आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया एज़ अ कंपनी विल नॉट हैव टू वरी अबाउट कस्टम्स रेगुलेशंस। पॉइंट उसका यहाँ पे पहला कंप्लीट हुआ, यानी उसने जो उसका पहला पॉइंट लिखा है ये वाला, वो यहाँ पे उसका बना है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि हमने सिर्फ़ इतना लिख दिया कि यस इट विल बी अ गुड आइडिया, यहाँ पे उसका पॉइंट मुकम्मल हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यानी दिस इज़ नॉट इवन अ पॉइंट, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट। तो पॉइंट में यानी कुछ उसमें कुछ तो हो ना, कुछ तो उसमें कंटेंट हो, कुछ तो उसमें आपने कोई लेजिट पॉइंट रेज़ किया हो। तो उसका जो पॉइंट है, असल जो उसका पॉइंट है वो ये है कि कंपनी विल नॉट हैव टू वरी अबाउट कस्टम्स रेगुलेशन, ये उसका मेन पॉइंट है। आगे वो बता रहा है बट इट विल मीन दैट इट माइट बी मोर एक्सपेंसिव देन कैरिंग आउट द लॉजिस्टिक्स देमसेल्फ, यानी ये उसने एक इम्पैक्ट बता दिया। अब चूँकि उसने सिर्फ पॉइंट बताया और फिर इम्पैक्ट बताया, इसलिए इसको यहाँ पे सिर्फ मिले हैं 2 मार्क्स। अपना कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे पेन का, ये देखो। तो इसलिए इसको 2 आउट ऑफ 3 मिले हैं। तो अब ये कैसे 3 आउट ऑफ 3 अचीव कर सकता है, उसकी हमने यहाँ पे छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लिखी है। फॉर अ कंपनी विथ लिटिल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे हम बाकायदा एक रीज़न बता रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी के पास बहुत कम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तब आपके लिए लाज़मी है कि आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर को आप हायर करें। फ्रेट फॉरवर्डर क्या होते हैं? वॉच और लेक्चर उसमें सारा इसमें बयान किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें, एग्ज़ामिनर ने कुछ कमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि भई candidates should also note that there are 0 marks for simply stating that yes or no I think it will be, यानी सिर्फ ये लिखने से आपको कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। So this response has given one relevant yes reason and one relevant no reason. तो ये भी हो सकता है कि आप इस तरह से कर लें, एक आपका एक yes रीज़न हो, प्लस एक आपका एक नो रीज़न हो, प्लस आप फिर उसको कोई जस्टिफाई करें। जस्टिफाई का मतलब अपने डिसीजन सपोर्टेड विद अ रीज़न। तो ये भी हो सकता है। एलिमेंट्स वही सेम है जो कि हमने ऊपर यानी हमने ऊपर मेंशन किए हैं। तो ये सारे तरीके हैं इसमें इसको करने के। अब चूँकि उसने जस्टिफाई नहीं किया था तो इसलिए उसको 2 आउट ऑफ 3 मिले। आगे आते हैं, मैं ज़रा इसको क्लियर कर लेता हूँ। हुँ, हियर यू गो। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, यू हैव योर 8 मार्कर। 8 मार्कर में जो पहले आपका आंसर फॉर्मेट थे वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव की जो डिवीज़न है सिर्फ वो चेंज हुई है। तो पहले आपके पास 2 + 2 + 2 + 2 यानी वो इस तरह से हुआ करती थी। अब चेंज हो गया, नाउ यू हैव 2 A1 का यानी नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, फिर एप्लीकेशन की 2, फिर आपके पास इवैल्यूएशन और फिर एनालिसिस के 4 मार्क्स हैं, यानी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। दूसरी चीज़, पहले ये था कि अगर आप अपनी एनालिसिस आपने माड़ी-मोटी लिख ली यानी बहुत कमज़ोर लिखी और आपकी इवैल्यूएशन आपने किसी हद तक उसको जस्टिफ़ाई कर दिया, तो आपको इवैल्यूएशन के मार्क्स मिल जाया करते थे। अब ये सीन होगा कि आपको एनालिसिस अगर आपकी कमज़ोर हुई, तो आपकी इवैल्यूएशन पर भी इसका असर आएगा, किसी न किसी दर्जे में आएगा। मगर इसको भी हम देखते हैं कि अभी किस तरह से उसको हमें करना है। फॉर्मेट वही होगा जो कि हमने अपने आंसर फॉर्मेट गाइड में उसको लिखा हुआ है। इसके लिए बस हम करेंगे क्या कि हम एक ये हमने जहाँ पे चेकलिस्ट बनाई हुई है, इसको हम यूज़ करेंगे इस बच्चे के आंसर को चेक करने के लिए। सो पहले उसने लिखा, अ मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरर
सच एज़ निसान इज़ अ बिज़नेस विद अ हेड ऑफिस इन वन कंट्री। हमने 8 मार्कर में देखा था कि भई आपने सबसे पहले शुरू में उस चीज़ को डिफाइन करना है। तो डिफाइन किस चीज़ को करना है? वो जो की टर्म आपके क्वेश्चन में मेंशन होगी। यहाँ पे जो की टर्म है, जो कीवर्ड है, वो ये है मल्टीनेशनल कंपनी। तो उसने अच्छा किया कि इसने पहले उसको डिफाइन किया। डेफिनिशन के अंदर हमने अगेन ये चीज़ देखी थी कि भई यू नीड टू इंक्लूड 2 फैक्ट्स। तो पहली फैक्ट इसकी यहाँ पर खत्म हो गई। दूसरी फैक्ट उसने आगे लिखी कि एंड ऑपरेशंस इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट कंट्रीज़। तो उसने 2 सेपरेट पॉइंट्स यूज़ किए टू डिफाइन एमएनसीज़। तो बहुत अच्छा। इसलिए हम उसको यहाँ पे इन दोनों के उसको मार्क्स दे, यानी हम ए1 के जो पहला पॉइंट और जो ए1 के जो दूसरा मार्क है, उसको दोनों यहाँ पे मिल गए। प्लस उसने यहाँ पे क्योंकि एप्लीकेशन भी कर ली है एग्जांपल देके, अपना सच एज़ निसान, इसलिए इसको यहाँ पे एप्लीकेशन के भी मार्क यहाँ पे 1 मिल जाएगा। यहाँ पे पहले ही 2 लाइनों के अंदर इसने आउट ऑफ 8 3 मार्क्स उसने आराम से अचीव कर लिए। आगे चलते हैं। वन पॉजिटिव इम्पैक्ट टू अ कंट्री ऑफ एन एमएनसी लोकेटिंग इन अ कंट्री इंक्लूड ब्ला ब्ला ब्ला, उसको पढ़ लीजिएगा। पहला पॉइंट उसका यहाँ पे खत्म हो रहा है। एक चीज़, पहला पॉइंट खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि इसको हम फौरन AO3 का पॉइंट दे देंगे, क्योंकि हमने देखा था कि इसके अंदर हम पॉइंट जब भी मैं पॉइंट का लफ्ज़ बोलूँ, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप ये सारा काम कर रहे हैं। इसको मैं आपको दे देता हूँ। हियर यू गो। ये आप सारा लिखेंगे, यानी ये आप 3 काम करेंगे, तब जाके ये आपका बनेगा एक सिंगल पॉइंट। यानी मैं इसकी बात करूँ कि यहाँ पे एग्ज़ामिनर उसको कहेगा कि हाँ, ठीक है, आपने एक पॉइंट को बहुत अच्छे अंदाज़ से डेवलप किया। तो डेवलप करने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। 3 काम है, 3 स्टेप्स हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू योर 1 पॉइंट। अब क्योंकि उसने यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ लिखा, अच्छा, यहाँ पे जो मैं पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ़ इसको मेंशन कर रहा हूँ, यानी मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। मैं इस पूरे के पूरे पॉइंट को यहाँ पे नहीं डिनोट कर रहा। तो उसने पहला पॉइंट लिख लिया, तो उसका इसलिए पहला काम ये वाला हो गया। उसके बाद उसने आगे लिखा, एक एग्ज़ाम्पल लिखी कि लोकल सप्लायर्स और आल्सो ब्ला ब्ला ब्ला, उसको पढ़ लीजिएगा। ये भी उसने कर लिया। आगे उसने उसका एक इम्पैक्ट लिखा, इम्पैक्ट यहाँ पे खत्म हो गया एंड हियर यू गो। इसका पहला पॉइंट अचीव हो गया, इसलिए मैंने उसको पहला यहाँ पे मार्क दे दिया AO3 का। आगे सेकंड पॉइंट लिखा उसने, ठीक है, रीज़न बताया आगे और उसने इम्पैक्ट यहाँ पे लिख दिया, दैट इज़ फाइन। इम्पैक्ट के साथ-साथ उसने एप्लीकेशन भी लिखी। एप्लीकेशन किस तरह से बनी? क्योंकि केस स्टडी में यहाँ पे मेंशन था कि अभी गवर्नमेंट जो है वो परेशान है कि अभी अगर एमएनसी हमारे कंट्री में आएगी तो उसके कुछ असरात होंगे। तो उसने वहाँ से उठाया और यहाँ पे लिखा कि भई इट विल हेल्प इम्प्रूव गवर्नमेंट सर्विसेज़ सच एज़ ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये उसकी एप्लीकेशन भी होगी और उसका सेकंड पॉइंट भी हो गया। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के उसको मार्क्स मुकम्मल मिल गए और उसकी AO3 का सेकंड पॉइंट के भी उसको मार्क्स मिल गए। अब रह गए पीछे सिर्फ इवैल्यूएशन के मार्क्स। अब उसने आगे अपना पॉइंट नंबर 3 भी उसने लिखा है और पॉइंट नंबर 4 भी लिखा है, मगर उसने उसको इतना डेवलप नहीं किया जितना उसने पहले 2 पॉइंट्स को किया। तो क्योंकि उसको ऑलरेडी इसके मार्क्स फुल हो गए हैं वहाँ पे, तो इसलिए हम इनको पढ़ तो रहे हैं, आप यानी आप उसको पढ़ लीजिएगा किसने किस तरह से लिखा है, मगर हम उसको मार्क में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि इसको ऑलरेडी इसके मैक्सिमम मार्क मिल गए हैं AO3 की जो एनालिसिस वाला पार्ट था उसके। अब हम आते हैं इवैल्यूएशन के ऊपर। इवैल्यूएशन क करने का तरीका ये होता है कि आपने हमेशा अपनी जो आपकी इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है वो आपने बयान की और उसको सपोर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ रीज़न, यू नीड टू हैव अ लेजिट रीज़न। तो उसने यहाँ पे एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट लिख तो दी, मगर देयर इज़ नो रीज़न। अब चूँकि रीज़न नहीं है, तो इसलिए उसको हम यहाँ पे वैल मगर उसको हम AO3 का जो रीज़न बताने का, जो यानी जो रीज़न से आप सपोर्ट करते हैं अपनी इवैल्यूएशन को, उसका हम मार्क नहीं देंगे। तो इसलिए अगर हम इसके मार्क्स को कैलकुलेट करें, तो ये कितने बनेंगे? 2 + 2 4 5 6 7, सो यू गेट 7 आउट ऑफ 8 और एग्ज़ैक्टली यही मार्क्स एग्ज़ामिनर ने दिए हुए, 7 आउट ऑफ 8। वजह क्या लिखी हुई है? वेल, एग्ज़ामिनर कह रहा है कि भई दिस रिस्पॉन्स द रिस्पॉन्स लुक्स एट बोथ द पॉज़िटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। बहुत अच्छी बात है। देयर इज़ अ क्लियर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एट लीस्ट 2 रिलेवेंट पॉइंट्स। हमने बात की थी ना कि आपको A1 के लिए आपको 2 सेपरेट पॉइंट्स को बताना लाज़मी है एट लीस्ट। इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, मगर आपको कम से कम 2 चाहिए ताकि आपको 2 मार्क्स मिलें। तो उसके 2 कौन से पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा था, दूसरा पॉइंट उसका यहाँ पे खत्म हो रहा था। ये हो गया उसको A1 के, उसको यहाँ पे मुकम्मल मार्क्स मिल गए, 2 आउट ऑफ 2 उसको मार्क्स मिल गए। आगे देखते हैं AO2 का। एप्लीकेशन इज़ शोन बाय रेफरिंग टू कार मैन्युफैक्चरर्स सच एज़ निसान। यहाँ पे देखिए उसकी एप्लीकेशन हो गई और आगे एंड द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज़ फॉर बिल्डिंग हॉस्पिटल्स एंड रोड्स, जो कि उसने यहाँ पे लिखी थी रेड में, जिसको हमने हाइलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी उसको 2 आउट ऑफ 2 मिल गए। तो यहाँ तक उसको 4 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिल गए। अब हम आगे आते हैं टुवर्ड्स
AO3 यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि द एनालिसिस इज डेवलप्ड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, यानी जो उसने पॉइंट रेज किए थे उसने उसकी रीजन बताई, उसने आगे उसकी इम्पैक्ट बताई, मगर देर इज अ कंक्लूजन बट इट इज नॉट अ रीजन जजमेंट, यानी उसके साथ कोई रीजनेबल या उसके साथ कोई रीजन नहीं है कि वो उसको सपोर्ट करे। दैट इज वाई उसको टॉप मार्क नहीं मिला AO3 का। सो ही या शी गॉट 3 out of 4। दैट इज वाई 4+4, सॉरी 4+3, 7 out of 8। तो ये थी इसकी ब्रेकडाउन। तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इट इज 2+2+4, और अपने अचीव किस तरह से करना है किसी भी 8 मार्कर को, उसके लिए आपके यहाँ पे तरीका है। इस आप चेकलिस्ट को आप अपने साथ रख लें। बहुत इसका आसान तरीका ये है कि आपके पास कुछ स्टिकी नोट होते होंगे, तो आप स्टिकी नोट के ऊपर इस चेकलिस्ट को कॉपी कर लें, और कॉपी करके आप अपने बिल्कुल वॉल के सामने लगा दें, अपने टेबल पे आप टेबल पे अपना लगा दें, और अपने आंसर को फिर आप खुद ही चेक करें इसके थ्रू। हाँ, बाकी चीज़ें हम इसको आगे डिस्कस करते हैं इसमें। अब ये हमारे पास उसी क्वेश्चन का एक और आंसर है जिसको और मजीद कम मार्क्स मिले। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक आंसर नंबर 2 है। सेम क्वेश्चन, सेम चीज़ वही। चेकलिस्ट हमने अगेन दोबारा से एक यहाँ पे नई अपनी बना दी उस तरह से। इसको हम पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही छोटा लिखा है। A positive impact of a multinational car company opening a factory in the government's country is that it will introduce new technology to the country। ठीक है, पहला उसने पॉइंट लिख दिया, मगर यहाँ पे कुछ कोई उसने MNC के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ओके, ठीक है, दैट्स फाइन। आगे देखते हैं। This may mean that these cars will be cheaper to buy for local people as the cars do not need to be imported। Impact पॉइंट यहाँ पर हो गया, इम्पैक्ट यहाँ पर हो गया, रीजन यहाँ पर होगी, इसलिए मैं इसका पहला पॉइंट AO3 का मैं उसको यहाँ पे दे रहा हूँ। दूसरी चीज इसने मल्टीनेशनल कार कंपनीज के बारे में लिखा कि भी दे विल इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये एक आपका A1 का पॉइंट भी यहाँ पर हो गया। आगे देखें तो इलेक्ट्रिक कार्स, तो क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक कार्स लिखी हैं तो इसलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, इसलिए उसको यहाँ पे एप्लीकेशन का भी 1 मार्क दे रहे हैं क्योंकि उसने एक एग्जांपल लिखी है। तो ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में यानी पहले 3 लाइनों में उसको 3 मार्क मिल गए। आगे चलते हैं। A negative impact will be that they bring in senior employees from other parts of the world। ठीक है, with the local people left with lower paid jobs। अब ये इसने एक रीज़न लिखा हुआ है, और इसने एक अगर देखा जाए तो उसने यहाँ पे एक पॉइंट तो लिखा हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। इसका पॉइंट यहाँ पर हो गया, ये इसका एक इम्पैक्ट हो गया। ठीक है। तो ये हम उसको इसका AO3 का हम सेकंड पॉइंट भी हम उसको दे सकते हैं कि इसने अपना पॉइंट लिखा कि भी अ नेगेटिव इम्पैक्ट विल बी दैट दे ब्रिंग इन सीनियर एम्प्लॉइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद द लोकल पीपल लेफ्ट, यानी जिसकी वजह से फिर जो लोकल लोग होंगे वो लोअर पेड जॉब से रह जाएंगे। तो एग्जामिनर इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे के इसको एक सेकंड पॉइंट कंसिडर कर लेगा, हालांकि इसने यहाँ पे कोई एग्जांपल या कोई इम्पैक्ट उसने यहाँ पे नहीं, यानी सॉरी, कोई इसने रीजन भी उसने खैर लिखा हुआ भी है। रीजन उसने लिखा हुआ है ना, हाँ, ये रीजन भी, ये पॉइंट भी इसमें आ जाएगा। तो ठीक है, सेकंड पॉइंट भी इसके यहाँ पर हो गया। आगे चलते हैं। आई थिंक द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आर बेटर फॉर द कंट्री देन द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। वेल, एक चीज यहाँ पे उसने, ये था इसका पॉइंट, ये था इसका इम्पैक्ट, इसने यहाँ पे रीजन नहीं लिखी हुई। ठीक है, आई थिंक द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आर बेटर फॉर द कंट्री देन द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। कोई रीजन नहीं, कोई कोई जजमेंट नहीं, कोई किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट नहीं किया हुआ, तो इसलिए इसको इवैल्यूएशन के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे और ना ही इसको यानी अपने उसके मार्क्स मिलेंगे कंक्लूजन के। सो इसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 2 3 4, मतलब 5वां मार्क उसको यहाँ पे मिल जाएगा। किसने सीनियर एम्प्लॉयज़ के बारे में बात की है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़, जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी जो CEOs होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, ये जो उनसे भी ऊपर वाले होते हैं, तो उनको वो बाहर से ही लेकर आती है। तो यस, ये हम उसकी एप्लीकेशन, सॉरी, ये हम उसका AO1 का पहला उसका जो सेकंड पॉइंट है वो हम लिख सकते हैं। तो अगर हम अब देखें, सो 1 2 3 4 5, तो उसको 5 आउट ऑफ 8 मिले हैं, व्हिच मेक्स सेंस। एग्जामिनर की अगर हम कमेंट्स पढ़ें तो उसने 2 रिलेवेंट पॉइंट्स लिखे हैं। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट का पॉइंट हो गया, एक नेगेटिव इम्पैक्ट का हो गया पॉइंट। फिर उसने एक एप्लीकेशन लिखी है इलेक्ट्रिक कार्स की, और फिर उसने आखिर में लिमिटेड एनालिसिस किया दोनों का, यानी दोनों में उसने, आप देखें तो उसने इम्पैक्ट सही तरह से उसने कहीं पे ना लिखे, कहीं पे उसने रीजन सही तरह से नहीं लिखी, तो इसलिए उसको 5 आउट ऑफ 8 आराम से मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस चेकलिस्ट।
इसमें जो मुश्किल होती है वो यही होती है कि यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज़ कि भी क्या चीज़ पॉइंट है, क्या चीज़ रीज़न है, क्या चीज़ इम्पैक्ट है। तो अगर आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होती है उसको उसको मार्क करने के अंदर। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्कर है, वही चीज़ आपने सिर्फ इसमें लिखना है, आपको 1 मार्क मिल गया। यहाँ पे से सेकेंडरी इसने भी एक ही चीज़ लिखी है मगर वेबसाइट डेवलपर सेकेंडरी नहीं होता बल्कि वो क्वाटरनरी सेक्टर में से होता है। फिर हमारे पास एक 4 मार्कर है, 4 मार्कर का तरीका क्या था? अगेन आप वो आंसर फॉर्मेट बुकलेट को आप देखिएगा। 4 मार्कर में यू हैव टू एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने का मतलब ही ये होता है कि भई आपने 1 पॉइंट बताया, उसके बाद फिर आपने उसका रीज़न या आपने कोई उसकी एग्ज़ाम्पल या आपने कोई उसका इम्पैक्ट बता दिया। सिमिलरली डू द सेम थिंग विद योर सेकंड पॉइंट एंड दैट इज़ हाउ यू विल अचीव योर 4 मार्कर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने पहला पॉइंट लिखा वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग इज़ फ्री। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ पर हो गया, इसको वो आगे एक्सप्लेन करेगा। सो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसने आगे उसका एक इम्पैक्ट बता दिया। इसके पहले पॉइंट पे उसको 2 मार्क्स मिल गए। इट हेल्प्स टू इंक्रीज़ ट्रस्ट इन बाइंग द प्रोडक्ट। वो तो ठीक है, मगर इसके आगे रीज़न या इसके आगे जो एग्ज़ाम्पल या इम्पैक्ट वो उसने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए उसको यहाँ पे मिलेंगे सिर्फ 1 मार्क आउट ऑफ 2। सो 2 प्लस 1 यू गेट 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स। ये कुछ एग्जामिनर की कमेंट्स आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो बता रहे हैं कि द फर्स्ट एडवांटेज इज़ क्लियरली एक्सप्लेन। जैसा से हमने बात की कि उसने एक पहला पॉइंट लिखा, फिर उसने आगे उसका इम्पैक्ट, रीज़न या एग्जांपल में से उसने कोई एक चीज़ लिखी। इन दिस केस उसने इम्पैक्ट लिखा, दैट इज़ व्हाई उसको शुरू वाली जो उसने पॉइंट लिखा वो एग्जामिनर कह रहा है कि वो क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, वेल डेवलप्ड है। मगर जो सेकंड एडवांटेज था, उसने एक वैलिड एडवांटेज आइडेंटिफाई तो किया है बट देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन। मेक सेंस? फिर आपके पास और भी है इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस, आप उनको ज़रा देख लीजिएगा। मेरा जो फ़ोकस है आपको करवाने का वो ये है कि भई आई वांट यू टू फ़ोकस ऑन योर 6 एंड 8 मार्कर्स। क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा बच्चों को इश्यू आता है। अगर आप इसको देख लेंगे बल्कि इससे ज़्यादा अगर आप अपने 2 मार्कर्स को परफेक्ट कर लेंगे, तो आपके 4 मार्कर बच जाएँगे, आपके आपके 6 मार्कर्स और आपके 8 मार्कर्स। ये सारे आप समझिए कि छोटे-छोटे 4 मार्कर्स हैं, सॉरी 2 मार्कर्स हैं। तो अगर आपका 2 मार्कर अच्छा हो जाता है, अगर आपको उसके ऊपर एक अच्छा ग्रास्प आ जाता है, तो आपके लिए बाकी सारे आसान हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो ये एक 6 मार्कर है, 6 मार्कर में हमारे पास जो फॉर्मेट होगा वो उसी तरह से ही है 2 + 2 + 2। इसमें हमने फिर आप देख लें, पहले उसने पॉइंट लिखा अपना कि भई इंटरनेट एडवर्टाइज़िंग होती क्या है? बेसिकली द हाँ, उसने थोड़ा-सा उसके बारे में बता दिया कि भई द वेबसाइट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ होम पेज, पहला फैक्ट। दूसरा उसने फैक्ट लिख दिया कि भई उसके आगे कुछ पेजेज़ होते हैं जिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ सर्विसेज़ प्रोवाइडेड होती हैं। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। इसको अपने A1 के फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएँगे, 1 और 2। आगे चलते हैं। AO2 AO2 में हमारे पास है, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया AO3, यहाँ पे AO3 नहीं होगा, यहाँ पे AO2 आएगा। ओके सो one major benefit of a website for Zen's mobile hairdressing blah 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 is the ability to offer an ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम। पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया। आगे उसने एक एग्जांपल लिखी है कि भी वो लोग वहाँ से अपनी हेयर अपॉइंटमेंट्स फ़ौरन बुक करवा सकते हैं रादर देन बाय फ़ोन। इनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसकी वजह से ज़ैन का भी फ़ायदा होगा, बल्कि वो अपने टाइम को एक मोर इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा। तो ये इसने एक अच्छा इम्पैक्ट बताया। इसलिए उसको हम AO2 का पहला पॉइंट के मार्क्स दे रहे हैं। आगे अनदर बेनिफिट ब्ला ब्ला ब्ला, वो पेमेंट को अपफ्रंट ले सकता है। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट हो गया इसका। आगे उसने इसकी इम्पैक्ट बता दी कि भी उसकी वजह से उसको जो बिज़नेस का कैश फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और आगे उसने एक एग्ज़ाम्पल दे दी कि भी फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी क्लाइंट को मीट करे, तो जो क्लाइंट होगा उसको वहाँ पे फिर यानी खड़े होके उसको फिर पेमेंट देनी नहीं पड़ेगी, और जो पेमेंट में जितना टाइम लगता है उसकी वो जो यानी जितना भी आपको एक इनकन्वीनियंस होती है, आपने वॉलेट निकाला, आपके पास खुले पैसे थे, नहीं थे, जो भी था, तो वो उसने इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख दी। तो उसका सेकंड पॉइंट को भी इसको यहाँ पे मार्क्स हम दे देंगे। अब आते हैं इवैल्यूएशन के ऊपर। Another benefit is that Zan can list all of his services, styles and unique hair designs on the website through photos and blah blah blah. अब चूँकि उसको AO2 के इसको मार्क्स उसको यानी मुकम्मल मिल गए हैं, AO3 के भी उसको मार्क्स मिल गए हैं, सिर्फ उसकी इवैल्यूएशन के मार्क्स रहते हैं, तो इसलिए हम इसकी ये एक वैलिड पॉइंट है, मगर इसको हम कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि उसको ऑलरेडी मार्क्स मैक्सिमाइज़ हो गए हैं। तो इवैल्यूएशन और फिर जो कंक्लूजन है, उसमें उसने इवैल्यूएशन तो की हुई है कि भई इंटरनेट जो एडवर्टाइज़िंग है वो ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि वो एक ज़्यादा एफिशिएंट है उसके लिए और उसके कस्टमर्स के लिए। मगर कोई रीज़न नहीं है, देयर इज़ नो सपोर्टेड जजमेंट फॉर इट, देयर इज़ नो सपोर्टेड जस्टिफाइड रीज़न फॉर इट। तो
आपको बताना चाहिए कि भाई हाउ विल इट एग्जैक्टली प्रमोट द बिजनेस, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई इवैल्यूएट द बेनिफिट्स टू जैन ऑफ यूजिंग इंटरनेट ब्ला 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 टू प्रमोट हिज बिजनेस। तो आपने एक चीज आपने याद रखनी है कि आपका कंक्लूजन हमेशा लिंक्ड बैक होना चाहिए आपके क्वेश्चन के साथ, और जो आपके क्वेश्चन है वो अचीव करना चाह रहे हैं उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए। तो चूंकि नहीं है तो इसलिए उसको हम यहाँ पे दे देंगे मार्क्स। हियर यू गो, कंक्लूजन को इसको यहाँ पे मार्क मिल जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, तो उसकी टोटल मार्क्स हो जाएंगे जी 5/6। 1 2 3 4 5, हाँ 5/6 जितने एग्जामिनर ने उसको दिया है। तो कंक्लूजन आपका जो होता है वो इस तरह से होता है, कंक्लूजन, रीजन, उसका इम्पैक्ट। तो उसने सिर्फ ये किया हुआ था, इसके अलग मार्क होते हैं, इसके अलग मार्क होते हैं, यानी इट इज 1+1। उसने ये वाला नहीं किया था तो उसने इसको सिर्फ इसके मार्क मिले। खैर बाकी भी पेपर है, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उस सारे को गो थ्रू करें, बट आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप गो थ्रू कीजिएगा। इस पे मैंने जितने भी आगे क्वेश्चन हैं उन सारों को हमने किया है। कुछ और क्वेश्चन इसको हमें देखना था, जैसे कि ये वाला है, इसमें उसकी कैलकुलेशन सही है मगर उसने फाइनल आंसर बताया नहीं है अपना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल एनुअल फायर एंड थेफ्ट प्रीमियम फॉर द वेयर हाउस एंड द इन्वेंट्री ऑफ फर्नीचर। तो उसने पहले वेयर हाउस की निकाल ली 960 बनती है, फिर उसने इन्वेंट्री ऑफ फर्नीचर की उसने निकाल ली, ये इतनी बनती है, वो उसने उसको ऐड नहीं किया। तो चूंकि उसने ऐड नहीं किया तो वेल व्हाट कैन वी डू। देन यू हैव थ्री मार्कर में उसने अगेन इसको टू मिले हैं, क्योंकि पहले उसने पॉइंट लिखा अपना कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम्स डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व। आगे उसने उसको एक रीजन बताया कि भाई फर्नीचर इज लाइकली टू हैव हैड मोर क्लेम्स फॉर कॉम्पनसेशन इन द पास्ट, मगर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी क्या एग्जांपल होगी। तो वो उसने नहीं लिखा तो इसलिए इसको सिर्फ 2/3 में है। अगर वो लिख देता उसको इसके 3 मार्क्स मिल जाते। सिंपल। यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे लिखा हुआ दिस रिस्पॉन्स गिव्स वन रिलेवेंट रीजन विद वन पॉइंट ऑफ जस्टिफिकेशन, यानी एक रीजन है और एक पॉइंट ऑफ जस्टिफिकेशन है। इट कुड हैव एक्सटेंडेड रीजनिंग बाय स्टेटिंग दैट प्रीमियम्स फॉर फील्ड, यानी वो आगे बता रहे हैं कि भी आप बता सकते हैं कि आपकी इम्पैक्ट बता सकते हैं कि भी फॉर एग्जांपल फर्नीचर के जो प्रीमियम्स होते हैं दे आर लाइकली टू बी हायर, क्योंकि फर्नीचर बहुत उसका उसका रिस्क ज़्यादा होता है कि वो जल सकता है, वो चोरी हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। तो ये एक रीज़न था, ये एक इम्पैक्ट था, वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकता था ये वाली, और उसने नहीं लिखा, तो 2/3। सिमिलरली आपके पास कुछ और है, उनको आप देख लीजिएगा, चेकलिस्ट मेंशन है, जहाँ जहाँ पे चेकलिस्ट पे मैंने AO3 लिखा हुआ है उसको आप हटा के AO2 कर दीजिएगा। पहले उसमें AO2 यानी 2 मार्क्स AO1 के, 2 मार्क्स AO2 के और फिर 2 मार्क्स AO3 के, इस तरह से। इसको आप ज़रा देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि भाई इस यहाँ पे उससे गलती क्या हुई है। फिर उसके बाद आप ज़रूर एग्जामिनर की कमेंट्स को आप पढ़िएगा, दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि भी आपने जो इसके जो आंसर था उसको आपने जो चेकलिस्ट के ज़रिए चेक किया कि क्या वो वाक़ई में आपने सही तरीके से चेक किया या नहीं। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि उसने A1 के लिए इसको कितने मार्क्स दिए हैं, AO2 के लिए इसको कितने मार्क्स दिए और फिर AO3 के लिए उसने इसको कितने मार्क्स दिए। खैर तो ये था। इसके अलावा क्या, हाँ कैलकुलेशन वाला एक छोटा सा था इशू इसमें, इसका आंसर सही है, 50% ही इसका आंसर बनता है, मगर फ़र्क ये है कि जो तरीका इसने अप्लाई किया वो रॉन्ग है। तो क्योंकि ये एक 2 मार्कर का क्वेश्चन है, तो 2 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपका तरीका मैटर करता है rather than योर आंसर। क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं कि भी कैलकुलेट द मार्कअप परसेंटेज मेड बाय द कॉफी शॉप ऑन ईच कप ऑफ कॉफी सोल्ड। तो आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि भी आपने मार्कअप का आपने फॉर्मूला लगाना है। तो अगर आप कोई और फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपका आंसर बेशक सही आ रहा है, वो आपको मार्क नहीं देगा। तो मार्कअप का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड। तो ओल्ड प्राइस हमारे पास क्या थी इसमें, अच्छा ओल्ड प्राइस, या फिर आप कह सकते हैं कॉस्ट माइनस, उसको आप इससे लिख सकते हैं कॉस्ट, सॉरी प्राइस माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस करके इसको कर सकते हैं। तो 3.60 उसकी कॉस्ट थी, प्राइस थी, माइनस किया कॉस्ट उसमें से और उसको डिवाइड कर दिया विद द प्राइस, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, हमारे पास आंसर इसका भी 50% आता है। मगर आपको मार्क्स मिलेंगे इसकी वजह से, अगर आपने ये अचीव कर लिया तो वो तो मैं चीट करके भी मैं इसको यहाँ पे यानी लिख सकता हूँ, तो एग्जामिनर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता है इस हवाले से। सो दिस रिस्पॉन्स डिड नॉट यूज द करेक्ट फार्मूला blah 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 and so on. एनीवेज आगे आप पढ़ लीजिएगा, यू हैव योर 3 मार्कर्स अगेन, फिर आपके पास एक और एक 6 मार्कर है, और
हाँ, बाकी आसान है ये। तो मैं उसको जानबूझ के मैं उसको गो थ्रू नहीं कर रहा इतनी डिटेल से, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको बैठ के देखें, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। पर आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से इसको गो थ्रू करना। और आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप इसको गो थ्रू करें और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के चेक करें कि भाई क्या आप इस चेकलिस्ट को फिल कर रहे हैं सही तरह से, और क्या आप जो चेकलिस्ट को यहाँ पे फिल कर रहे हैं वो इज इट एक्यूरेट। और उसको चेक करने के लिए आप इस एग्जामिनर की कमेंट्स को आप यूज़ करें, उसमें आप उसने बताया हुआ है कि कितने मार्क्स वो दे रहा है इस क्वेश्चन को। तो जब आप उस चेकलिस्ट को यूज़ करेंगे फिर आप इसको देखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी समझने में कि ठीक है एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे मिस्टेक की इसको चेक करते हुए, और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं आराम से। और फिर बस दैट इज इट। तो ये है, बाकी ये कुछ टिप्स हैं आखिर में, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, इनको ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। कैंडिडेट्स शुड लर्न सेकंड एंड एक्यूरेट कमर्शियल डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या होती है, अगेन मैं फिर से अपना पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, उसमें दो सेपरेट पॉइंट्स या दो सेपरेट फैक्ट्स का होना लाजमी है। नोट द नंबर ऑफ मार्क्स, ये बहुत ज़रूरी है। लुक फॉर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स सच एज कमांड वर्ड्स या कीवर्ड्स, दोनों इसमें आएंगे, कमांड वर्ड्स या कीवर्ड्स दोनों इसमें आएंगे, ठीक है। Candidates are reminded that it is the quality of the response that determines the level of an answer. तो क्वांटिटी नहीं है कि कितने आपने आप कितने पैराग्राफ लिखे, आपने कितने पॉइंट्स दिए। हाँ, मिनिमम एक चीज़ मैटर करती है कि आपके आपके पास कम से कम 2 पॉइंट हो, 2 आपने कम से कम यानी 1 येस और 1 नो का रीज़न हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मगर अगर आपने उसको इम्प्रूव करना है तो आपकी क्वालिटी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा बजाय क्वांटिटी के ऊपर। और बाकी कॉमर्स में आपके पास स्पेस भी जितनी उन्होंने दी होगी बस उससे आपको ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं स्पेस। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। बाकी यहाँ पे उसने कुछ एप्लीकेशन और एग्जाम्पल के बारे में लिखा हुआ है और फिर कंक्लूजन के बारे में उसने कुछ लिखा हुआ है। तो बस ये थी हमारी एक वीडियो जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कंप्लीट कर ली। आई होप आपको इसमें समझ आ गया होगा। इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप अपने आंसर फॉर्मेट की जो गाइड है उसको साथ खोल लें। अगर आप में से किसी के पास नहीं है, फील फ्री टू रीच आउट ऑन व्हाट्सएप, और मैं आपको भेज दूंगा। और फिर आप ये खोलें, इसको आपने कैसे एक्सेस करना, अगेन व्हाट्सएप में मैं आपको मैसेज करके आपको ये चीज़ भेज दूंगा, इंशाल्लाह फाइल, ये वाली पूरी फाइल भेज दूंगा। आप उसको साइड बाय साइड रखें, कंपेयर करें, देखें अपने आंसर के भी क्या रीज़न बन रही है, क्या जो मार्क्स एग्जामिनर ने इसको दिए हैं क्या वो आंसर फॉर्मेट के मुताबिक है या नहीं। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही, फील फ्री टू मैसेज में, इंशाल्लाह उसके ऊपर बात कर सकते हैं कभी, वेयर एग्जैक्टली आर यू गोइंग रॉन्ग। इसके अलावा हमारी एक हमारा जब भी एग्ज़ाम आते हैं तो हम 3 चीज़ें लॉन्च करते हैं। एक तो हमारी एक ऑनगोइंग कोर्स होता है जो कि 1 महीने का होता है। उसमें हम बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मुकम्मल आपका सिलेबस खत्म करते हैं और बाकी 3 हफ्तों के अंदर हम मुकम्मल आपके पास पेपर्स करते हैं। ये हमारा आप समझिए कि फ्लैगशिप कोर्स है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को गारंटी करता है, और इसी के थ्रू वो बच्चे कि जो वाक़ई में ये स्टार्स बनाना चाहते हैं 1 महीने के अंदर-अंदर या उससे भी कम, तो वो सिर्फ़ उसमें से गुज़रे एक यानी एक मर्तबा सही तरह से पंक्चुअल होके, तो आपका ए स्टार गारंटी इसमें हो जाता है इसमें आराम से। और इसमें बस शर्त ये है कि यू नीड टू बी वेरी पंक्चुअल। अगर आप नहीं होंगे तो उसमें फिर हम आपको बहुत जल्दी निकाल भी सकते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे निकले हुए हैं इस तरह से, एंड देयर इज़ नो रिफंड्स इन इट। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपको कुछ इतनी खास एफर्ट करनी ना पड़े। यू जस्ट वांट टू यानी लाइक यू जस्ट नीड टू अटेंड द क्लासेस एंड डू द टास्क जो कि आपको असाइन किए जाते हैं, और फिर बस आपका मुकम्मल प्रिपरेशन हो जाती है सिर्फ उस 1 महीने हमारे साथ गुज़रने में। सो यू जस्ट नीड टू गिव 2 आवर्स और इवन लेस एवरी डे, दैट इज़ इट। ये तो हमारा यानी ये था हमारा फ्लैगशिप कोर्स। बाकी जो हमारे 2 कोर्स होते हैं जो कि हम हमेशा एग्ज़ाम से पहले लॉन्च करते हैं, उनमें से एक होता है हमारा मास्टर क्लास जो कि 1st ऑफ मई को आ रही है। इट मे बी पोस्टपोन्ड, यानी शायद 3rd या 4th ऑफ मई को हो जाए, कुड बी। वो 2-3 घंटे की एक वेबिनार होता है हमारा, ऑनलाइन पेड होता है, और उसमें हम सिलेबस का एक क्रैश कोर्स करते हैं। बहुत जल्दी से हम जो हमारे 6 यूनिट्स हैं हम उनको कवर अप करते हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको देखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि हम आंसर फॉर्मेट्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, और हम हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को, 2 मार्कर है, 1 मार्कर है, 3 है, 4 है, जितने भी आपके पास मार्कर्स हैं, हम उन सारे मार्कर्स को हम प्रैक्टिस करते हैं और उसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। द थर्ड कोर्स जो कि हम लॉन्च करते हैं हम हमेशा एग्जाम से पहले, वो है आपका पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस सीरीज। उसमें क्या होता है कि यू हैव 2 वीक्स, और उन 2 वीक्स के अंदर आपके पास 12 पास्ट पेपर्स होते हैं जो कि हम आपको असाइन करते हैं, और वो फिर आपने करने होते हैं 12 पास्ट पेपर्स और 12 पास्ट पेपर्स, दैट्स क्वाइट अ लॉट। तो वो जो आप करते हैं तो वो चेक होके फिर आपको वापस दिए जाते हैं, आपको उस पे फीडबैक मिलता है, आप उसको यानी आपको उस पे एक गाइडेंस मिलती है। तो ये 3 सेपरेट कोर्सेज़ हैं। इफ यू विश टू एनरोल,
नीचे आपको लिंक दिया गया होगा, जो फर्स्ट लिंक होगा उसको आप वहाँ पर जाएँ, आप कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको जल्द उसमें रजिस्टर कर लिया जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हुई तो फ़ील फ्री टू रीच आउट ऑन व्हाट्सएप। आई होप कि आप सबके एग्ज़ाम जिनके अभी शुरू हो रहे हैं बहुत जल्दी, जिनके जिनके प्रैक्टिकल्स हैं और जिनके बाकी हैं, मतलब उनके आसान करें। तो अपना ख़्याल रखिएगा और स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह बाकी भी हमारी कुछ 3 और रहती हैं हमारी पेपर 2 की वीडियोज़, तो वो आएँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।